हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है विविध यानी मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम लोग 250 से 300 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद आपका बायोलॉजी का पूरा जो सब्जेक्ट है एक विस्तृत तौर पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, लंबा चौड़ा है, जहां एक और यह फसलों तथा पशुओं में होने वाली बीमारियों और उनके उपचार माध्यमों का ज्ञान करा के हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट पादपों, औषधियों, सूक्ष्म जीवों एवं चिकित्सकीय उपकरण का ज्ञान, उसकी उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध करा के मानव को रहन सहन का उच्च स्तर प्रदान करता है। जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं आविष्कार स्वास्थ्य व दैनिक जीवन के कई समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। जार्विक 7, याद रखिएगा जार्विक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्ने क्लार्क नामक रोगी में 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। जोनान साल्क, इनका नाम याद रखिएगा। जोनान साल्क जो है एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्होंने पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। इसके पश्चात 1960 में अल्बर्ट सार्वी ने मौखिक पोलियो वैक्सीन यानी ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की, जो इस बीमारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको भी ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट जी वेबस्टर जो है ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1957 में जंतुओं और मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। इन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की। तो याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 होते हैं। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया और इसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस एक तरह का खतरनाक रासायनिक हथियार है, ध्यान रखिएगा। जर्मन सेना के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। देखिए, सरसों के तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः जो है अर्जिमोना तेल का प्रयोग किया जाता है और इस तेल के मिलावट के फलस्वरूप मनुष्यों में ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है परिकलित टोमोग्राफी। ठीक है, परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन जिसे बोलते हैं, यह एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है और इसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इसमें एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है और इससे किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएं, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार और उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। ईईजी या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम क्या है? इसको ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नाम जो है ध्यान रखना है, क्योंकि शॉर्ट वाला ही जो नेम है इसका पूछा जाता है। ईईजी क्या है? ईईजी या एक जो है जिसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं, यह एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। ईसीजी का संबंध किससे है? ईसीजी क्या है? तो हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। ईओजी क्या है? ईओजी रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की एक तकनीक है। और ईएमजी क्या है? तो मांसपेशियों तथा इसको नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य परीक्षण की तकनीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ईईजी, ईसीजी, ईओजी और ईएमजी का कार्य क्या है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रमुख चिकित्सा उपकरण। ठीक है, जैसे पहला है स्टेथोस्कोप। यह क्या है? इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो हृदय गति अर्थात हृदय स्पंदन के दर मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद है पेसमेकर। हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद है एस्फिग्नोमैनोमीटर। यह क्या है? तो रक्त दाब मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसके बाद है ईसीजी, यानी इसका संबंध किससे है? हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयुक्त होता है। ईईजी क्या है?
मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए जो है इसका प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। और ऑटो एनालाइजर क्या है? ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त होता है। और इसके बाद है मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यह संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम क्या है? देखिए, ऑडियोग्राम जो है कान से संबंधित है। यह एक ग्राफ है जो व्यक्ति के सुनने की क्षमता का विस्तृत विवरण देता है। मैमोग्राम, मैमोग्राम जो है वक्ष से संबंधित है। इसमें एक्स किरणों के द्वारा स्तन चित्रण किया जाता है, जिससे विभिन्न रोगों के या मुख्यतः जैसे स्तन कैंसर की जानकारी मिलती है। इसके बाद है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप नामक यंत्र के द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। कार्डियोग्राफ क्या है? कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला एक उपकरण है। इसके बाद है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या है? तो पौधों की वृद्धि मापने वाला एक उपकरण है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया था। इसके बाद है टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया क्या है? टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से यानी पैरों सहित में पक्षाघात हो जाना पैरोप्लेजिया कहलाता है। पैरोप्लेजिया। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा क्या है? यह एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ नतोदस शीशे यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक, गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं हृदय रोग के विशेषज्ञ होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो गुर्दे संबंधी रोगों का विशेषज्ञ होते हैं। यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ होता है। आकुलिस्ट जो होते हैं नेत्र संबंधी रोगों के इलाज करते हैं। अल्ट्रासाउंड तकनीक क्या है या अल्ट्रासोनिक्स क्या है? तो अल्ट्रासाउंड तकनीक के द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। लाइनस कार्ल पालिंग। लाइनस कार्ल पालिंग क्या है? इसका जो लाइनस कार्ल पालिंग है इसका कैंसर तथा विटामिन सी के शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में वृहत शोध कार्य किए हैं। इनकी उपलब्धि पर इन्हें 1954 तथा 1962 में रसायन शास्त्र एवं शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मधुमक्खी यानी हनी बी क्या है? तो मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते या कॉलोनी में एक रानी मक्खी, कुछ नर मक्खियां या ड्रोन्स तथा ढेर सारी श्रमिक मक्खियां होती हैं। इसके छत्ते में हमें शहद तथा मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खियों की औसत गति सामान्यतः जो होता है 15 से 20 मील प्रति घंटा, लगभग 21 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, और इनके बारे में आगे देखा जाए तो मधुमक्खी के छत्ते की जो है एक विशिष्ट गंध होती है जिसके द्वारा कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं। कार्ल वान फ्रिस, इनका नाम याद रखिए, कार्ल वान फ्रिस जो है, कार्ल वान फ्रिस ऑस्ट्रिया के जंतु वैज्ञानिक थे। उन्होंने मधुमक्खियों में संचार व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया और व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की जिसके लिए उन्हें 1973 का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियां दो विशेष प्रकार की नर्तक या नाच, गोल तथा द्रुम दोलनी नाच के द्वारा छत्ते से भोजन के स्रोत की दूरी की सूचना देती है। गोल नृत्य यानी राउंड डांस का तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते के नजदीक लगभग 75 मीटर के दायरे में है, और द्रुम दोलनी जो नृत्य है इसका तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते से अधिक दूरी पर है।
नमी के कारण डिब्बा बंद औषधियां डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोकर टूटने लगती हैं। इसीलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल को डिब्बे में रख देते हैं। यह नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचाने का कार्य करती है। CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक और निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। मानव शरीर में दो नेत्र दर्शनेंद्रिया के रूप में होती हैं जो नासिका के दोनों तरफ स्थित होती हैं। नेत्र विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत नेत्रों की संरचना, कार्यकी तथा रोग और उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेत्रदान में याद रखिएगा, नेत्रदान में कनिनिका अर्थात कॉर्निया, नेत्रदान में कनिनिका अर्थात कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। इन्होंने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किया था। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन को समंजित करता है और इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। और SA नोड क्या है? SA नोड या सिनोएट्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने अलिंद में स्थित होता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है जो हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थों का क्षय या समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड शरीर से लुप्त हो जाता है, साधारण नमक शरीर से लुप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किंग कोबरा देखिए एक अनयूज सर्प है, ठीक है। जो किंग कोबरा होता है एक अनयूज सर्प है जो कि घोंसलों का निर्माण करता है। घोंसलों में मादा लगभग जो है 20 से 50 अंडे देती है। ये सर्प अंडों से बचे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करते हैं, अर्थात इनमें पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि कोबरा तथा करैत सर्प के जो कोबरा और करैत सर्प हैं, जो कोबरा करैत सांप जो हैं, इसके विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होते हैं जबकि वाइपर के विष रुधिर विषी होते हैं। ज्ञातव्य है कि सर्प सरीसृप वर्ग के यानी रेप्टाइल के पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी है। इसके बाद है एस्पिरिन। एस्पिरिन जिसे एसिटिल ध्यान रखिएगा, एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वार शामक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अमेरिकी चिकित्सा एवं जीन विज्ञानी फ्रांसिस कोलिंस व्याधिग्रस्त जीनों की महत्वपूर्ण खोज एवं मानव जीनोम चित्रण के लिए जो है नेतृत्व के लिए विख्यात रहे हैं। सर्जी ब्रिन जो सर्जी ब्रिन है रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की जो है स्थापना की है। जिमी डोनाल्ड वेल्स विकिपीडिया के जनक हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय और मूत्राशय की थैली आदि में स्थिर पत्थरी जो है, स्टोन जो होते हैं, इनको तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। अमेरिका के द्वारा वियतनाम युद्ध में 2,4,5-T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण जो कि 2,3,7,8 टेट्राक्लोरोडिम्बो जो डायोक्सिन से जो है संदूषित था, तो इसका थोड़ा नाम लॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। और जो ध्यान रखिएगा जो 2,4,5-T और 2,4-D जो है यह खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण का एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियारों के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 1971 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक जो है निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर जो है वैकल्य हो जाते हैं, मतलब कि विकलांग हो जाते हैं।
इसके बाद है अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिकों ने परिवर्तित किया था। मृदा अपर्दन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ सतह है अपने स्थान से हट जाती है और कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफी भाग मृदा अपर्दन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल के खाड़ी में पहुंच जाता है। इसके बाद है तितलियां जो है कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो बटरफ्लाई होती हैं, तितलियां होती हैं, कई पुष्पीय पौधों के परागण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनकी संख्या में गिरावट से पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां जो है खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य, ठीक है, खास श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती हैं। यह बड़े मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खास श्रृंखला पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण जो है अत्यधिक स्तर पर पहुंच जाता है, ज्यादा हो जाता है। विशेषकर फास्फेटों एवं नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है और इनमें जलाशय में जो इन फास्फेट और नाइट्रेटों की जिस जलाशय में सांद्रता बढ़ जाती है, इनसे जलाशय में शैवालों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। जो यूट्रोफिकेशन जो यूट्रोफिकेशन है प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रक्रियाओं से हो सकता है। जैव ऑक्सीजन मांग क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जिसे बीओडी कहते हैं। यह जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अवघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जो है जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी कहते हैं। जहां उच्च बीओडी है वहां निम्न जो है घुली ऑक्सीजन होगा। यूरेनियम लेड विधि क्या है? यूरेनियम लेड विधि के द्वारा सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु यानी एज आंकी जाती है। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन किया जाता है। वृक्ष की आयु यानी वृक्ष की जो एज है, इसमें मौजूद वार्षिक वलयों, याद रखिएगा, वार्षिक वलयों या वृद्धि वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो कि वलय के रूप में पौधों के तने में पाए जाते हैं। प्रत्येक वार्षिक वलय यानी वृद्धि वलय एक वर्ष की वृद्धि को संकेत करता है। इसके बाद है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है? तो एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पौंड सिल्क भी कहा जाता है। स्पाइरोगाइरा को पौंड सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखा जाता है। यह बहुत तेजी से विकसित होता है और कुछ ही समय में यह पूरे तालाब में इस तरह से फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ता है। स्पाइरोगाइरा मुख्यतः जो है स्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक, याद रखिएगा, यूलोथ्रिक्स जो है मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। गिरगिट जो है एक सरीसृप जंतु है जिसकी आंख की विशेषताएं होती हैं और एक ही समय में ये जो है एक आंख से आगे की ओर तथा दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा यह आवश्यकता अनुसार अपने शरीर की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों के द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीव दीप्ति कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर, याद रखिएगा, फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं प्रकाश उत्पादन तत्वों के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों के द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश उष्मा रहित होता है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। संपर्क के द्वारा, वायु के द्वारा, भोजन एवं जल के द्वारा तथा कीटों के द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है।
गैम्बूसिया जो है ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति है। यह मुख्यतः मैक्सिको के खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बूसिया फिश जो है एक ऐसी मछली है जो तालाबों और कुओं से छोड़ने से जो है मच्छरों को जो है यह नियंत्रित करने में मदद करती है। यानी गैम्बूसिया जो है यह मॉस्किटो नियंत्रण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, मच्छर के अंडे और लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रिला पौधा आदि है। 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली जो है मच्छर के अंडे और लार्वा को चट करके लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसे घातक बीमारियों से बचाने में मददगार है। जीवाणु में ध्यान रखिएगा, जीवाणु में पारक्रमण तथा संयुगम की खोज क्रमशः लैडरबर्ग एवं जिंडर तथा लैडरबर्ग एवं टाटम के द्वारा की गई। 1946 में यौन संलग्न वंशागति की स्थापना मार्गन के द्वारा ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कार्बन वर्ग के द्वारा तथा संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रमुख दिवस और दिन दिए गए हैं। जैसे 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। जनवरी का अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। देखिए इसको जो है 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है विभिन्न कृषि क्रांतियां और संबंधित क्षेत्र। तो खदान उत्पादन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध एवं दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति या पीत क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है और भूरी या ग्रे क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद है विभिन्न संस्थाएं या केंद्र जो कि कहां कहां पे स्थित है। जैसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहां पे है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। जैव संसाधन और अस्थायी विकास संस्थान जो है मणिपुर के इम्फाल में है। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र जो है बेंगलुरु में है। बिरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। इसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में है। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु मतलब कि और सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान जो है चंडीगढ़ में है। इसके बाद केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान जो है लखनऊ में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता। अली यावर जंग राष्ट्रीय मुख एवं बाधित संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद जिला हैदराबाद और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसके बाद केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। इनको ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, पार्श्वीकरण का संबंध चाय से दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है।
पार्श्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे दूध का निर्जमीकरण यानी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है और इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। इसके बाद है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लौ इसका आवश्यक घटक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में यानी बार्किंग माने भौंकना होता है, बार्किंग में असमर्थ है? तो डिंगो। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो समान कुत्ते की तरह न भौंककर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, बताइए किसके जागरूकता के लिए? तो रेड रिबन एक्सप्रेस जो है एड्स के लिए एड्स जागरूकता के लिए जो है यह चलता फिरता दृश्य साधन है। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रेड रिबन एक्सप्रेस का दृश्य देश भर में घूमकर लोगों को HIV एड्स बीमारी के खतरे और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना है, जिसके लिए इसमें एड्स से संबंधित प्रदर्शनी जो है लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो डॉक्टर हैं मरीज के अंदर जो है उनके पेट के अंदर का जो है परीक्षण करते हैं एंडोस्कोप के द्वारा। तो आपको बताना है एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है जिसमें सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचारित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है एक्स किरण। ठीक है, इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है जिसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं और इस तकनीक में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की सहायता से किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमाएं, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार और उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है किससे? तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो है बच्चों के टीकाकरण से। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है और इसके तहत वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। अभियान के तहत डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, टीबी और टिटनेस टीके लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है बच्चों के टीकाकरण से। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से जो रोग हैं शामिल हैं? तो डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा है और हेपेटाइटिस बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो आपको मालूम है किससे? 60 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण से। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा जो कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में मौजूद एक वसीय यानी फैटी एल्कोहल है जो कि रंगहीन, गंधहीन तथा श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने से जो है रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा मोम युक्त अल्कोहलीय पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचालित होता है। कोलेस्ट्रॉल को एस्टेरॉल या स्टेरॉयड तथा अल्कोहलीय का मिश्र शब्द के रूप में वर्गीकृत करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का जो है असामान्य स्तर संबंधित होता है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल रक्त में जो है घुलनशील नहीं होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है रक्त में घुलनशील नहीं होता है। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन, याद रखिएगा, निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम प्रति डीएल से कम हो जाना चाहिए और इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय तथा मस्तिष्क को जो है रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों की भीतरी दीवारों में जम जाता है। इसके परिणाम स्वरूप थक्का जमने से जो है हृदयघात या स्ट्रोक हो सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सकीय परामर्श देते हैं, जो चिकित्सक होते हैं वो परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों ऐसा परामर्श देते हैं? क्योंकि तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होते हैं, इसलिए जो चिकित्सक होते हैं परामर्श देते हैं कि जो वनस्पति घी है इसके बजाय जो है मतलब कि शोधित पादप तेलों के उपयोग से जो है भोजन के पकाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि इनमें जो है असंतृप्त जो है अनसैचुरेटेड फैट्स पाई जाती है तथा ये संतृप्त वसाओं वाले वनस्पति घी से कम हानिकारक होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि वह स्तर कम करता है। किसका? तो एचडीएल का। एचडीएल का स्तर जो है यह कम कर देता है। ट्रांस वसा जो है मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छे एचडीएल यानी हाई डेंसिटी जो है लिपोप्रोटीन का स्तर कम कर देता है और हानिप्रद यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर बढ़ाता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 15 से बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना जो प्रतिक्रिया है जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का देखिए हमें बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है यहाँ पे जो है जो बायोलॉजी चल रही है तो वहां पे जो है बायोलॉजी के लिए जो है क्विज कराए जाते हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाए यानी मजबूत हो जाए, आपका रिवीजन साथ साथ होता रहे। तो क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल आपके लिए लाभप्रद होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।